अस्सलाम वालेकुम एंड जिसमें इनसे कुछ रहनुमाई हासिल की जाए स्टूडेंट का। दूसरी बात ये है कि पहले मैं थोड़ा सा स्मॉल मैच्योर लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस से पीछे पड़ जाते, वहाँ पे एक ही लिम्फोसाइट पड़ा हुआ था। पूरे मॉर्फोलॉजी को पूरे स्लाइड में कोई और नहीं पड़ा, वो उसको देख रहा हूँ। WBC को हम कैसे कंपेयर करते हैं? आपने मॉर्फोलॉजी को बता दिया, लेकिन मैनुअली हम कैसे कंपेयर करते हैं? इससे मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि आप नॉर्मल स्लाइड जितने देख लें कि आपको नॉर्मल की पहचान हो जाए, क्योंकि जब तक आपको नॉर्मल की पहचान नहीं है तो एबनॉर्मल आप पहचान नहीं सकते। इसलिए जब जैसे हम न्यूट्रोफिल को ले लें तो उसमें ग्रेनुल्स फाइन पिंक और कोर्स पर्पल ग्रेनुल्स होते हैं, लेकिन वही ग्रेनुल अगर हम उसको प्रोमिनेंट ग्रेनुलेशन कहेंगे तो वो कैसे कहेंगे, और इसको टॉक्सिक ग्रेनुलेशन कहेंगे। तो टॉक्सिक ग्रेनुलेशन के लिए वो ग्रेनुल बड़े हो जाते हैं और पर्पल वाले ग्रेनुल जो होते हैं वो आपको बड़े बड़े नजर आ रहे होते हैं, और उसके साथ वेक्यूलेशन हो या ना हो लेकिन आपको पर्पल ग्रेनुल बड़े बड़े नजर आ रहे हैं तो आप उसको टॉक्सिक ग्रेनुल कहते हैं। कभी कभी स्टेनिंग फॉल्ट की वजह से आपको प्रोमिनेंट ग्रेनुल नजर आ रहे होते हैं, उसको लोग टॉक्सिक ग्रेनुल रिपोर्ट कर लेते हैं। और दूसरे जो इन्फेक्शन है उसमें टॉक्सिक ग्रेनुलेशन, वेक्यूलेशन, और तीसरा हाइपोसेगमेंटेशन, कभी कभी सेगमेंटेशन भी उसमें कम होती है, तो ये उसकी डिफरेंशिएशन होती है फ्रॉम नॉर्मल। ठीक, तो इस तरह हम पहचानते हैं उसको कि ये जो WBC में न्यूट्रोफिल है उसमें ये चेंजेस है। फिर इसी तरह जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट में उसके रिएक्टिविटी, उसके साइज, उसका साइज रिएक्टिव में भी बढ़ जाता है, ब्लास्ट में भी आपको बड़े बड़े नजर आते हैं, साइज उसका बड़ा हो जाता है। साइटोप्लाज्म में कलर जो है वो बेजोफिलिक होता है, या बेजोफिलिया जो उसके पेरिफेरल के साइड पे ज्यादा होता है। न्यूक्लियस के साथ आपको लाइट ब्लू कलर नजर आ रहा होता है, डार्क ब्लू, और उसके साथ, और ये बिल्कुल इस साइज में आ जाते हैं जैसे मोनोसाइट होते हैं। तो उसको डिफरेंशिएट अपने साइटोप्लाज्म के कलर पे भी कर सकते हैं कि मोनोसाइट जो है वो ग्रे ब्लू साइटोप्लाज्म होता है और इसका जो है ब्लू या पर्पल, ठीक, सॉरी, बेजोफिलिक होता है। ठीक है सर। अच्छा, ये बताएं कि जो प्लेटलेट है, लेट्स सपोज मेरे पास CBC के रिपोर्ट में आया हुआ है 1,50,000 और 2,50,000 व्हाटएवर जो नॉर्मल वैल्यू है उसके बीच में आ रहा है। अब मैं जब स्लाइड के साथ इसको कंपेयर करूंगा तो कोई स्पेसिफिक फार्मूला है कि हमने इतने स्लाइड देखे प्लेटलेट्स तो उसको मैं कहूँगा कि मिसाल के तौर पे एक प्लेटलेट 500 के बराबर है या 1000 के बराबर है? इस तरह इसमें तो पहले ये कि आपके पास जो काउंट हाथ में आया उससे आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये प्लेटलेट काउंट इसका सही दिया है कि एग्जैक्ट मशीन ने दिया है या नहीं दिया है? उसमें ये कि आप MPV को देखें, मोस्टली जब क्लम्प्स होते हैं तो वो आपको MPV मीन प्लेटलेट वॉल्यूम या RDW या नहीं देगा। ठीक, एक इंडिकेशन है। दूसरा ये कि जब भी मशीन प्लेटलेट काउंट दे देता है और उसको खुद समझ नहीं आती कि मैंने सी दी है या नहीं, तो वो आपको एक स्टार दे देता है प्लेटलेट के साथ। वो स्टार का मतलब ये होता है कि आप खुद कंफर्म कर ले मुझसे नहीं हो रहा। वैसे अच्छी बात तो यही है कि हम कंफर्म कर ले हर साइड, ये एक फ्लैग है उसका, वो भी आपको बता रहा होता है, और वैसे तो हर स्लाइड देखनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर आपने जब माइक्रोस्कोप में करते तो स्कैनर या 10 लेंस पे आप स्लाइड के स्मीयर की पेरिफेरी, टेल और हेड इसको स्कैन कर लें। ठीक, क्योंकि जो क्लम्प्स होते हैं मोस्टली इसी जगहों में आ जाते हैं। तो प्लेटलेट क्लम्प जैसे आप कहते हैं कि DTA में मैंने सैंपल लिया, लेकिन DTA इंड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन भी होती है। मैंने कई केसेस देखे 8,000 10,000 प्लेटलेट देते थे, लेकिन जब उसको हम सेक्रेट में लेते हैं तो वो 3 लाख 3.5 लाख। तो उसके लिए क्लम्प्स आपने देख लिए। वैसे तो प्रेफर ये है कि आप उसको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में लिखें कि प्लेटलेट्स आर एडिकेट ऑन स्मीयर। ठीक है, उसमें आप काउंट ना दें। लेकिन कुछ डॉक्टर्स कहते हैं नहीं मुझे काउंट दो, मुझे काउंट दो, तो उसमें हम क्लम्प्स में हम ये अंदाजा एग्जैक्ट नहीं लगा सकते कि काउंट कितना होगा। जस्ट आप अगर एडिक्वेट लिखते हैं तो उसको 1,50,000 से थोड़ा सा बढ़ा दे ताकि उनको पता हो कि ये नॉर्मल है, बाकी कितने हैं ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नहीं है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नहीं है, उसको ट्रीटमेंट ना हो दी जाए। या दूसरे ये कि बड़े बड़े प्लेटलेट होते हैं, तो जब बड़े प्लेटलेट, एक जाइंट प्लेटलेट है वो तो RBC साइज का है। एक होते हैं जब ब्लीडिंग हो रही होती है या प्लेटलेट काउंट कम होता है तो उसमें भी, या जो हमारे कुछ कंडीशंस है उसमें प्लेटलेट साइज बढ़ जाता है, तो वो भी उसके वो आपको ग्राफ अगर आप सिस्मेक्स का देते हैं उसमें आपको पता चलता है कि किसमें। और
RDW भी उसका रेज होता है, तो उससे आपको पता चलता है कि ये PDW RDW एक ही आपको दे रहा है। एनाइसोसाइटोसिस ऑफ द सेल्स, प्लेटलेट के एनाइसोसाइटोसिस आपको PDW बता रहा होता है, RBC का RDW बता रहा है। तो उसमें फिर आप वैसे तो जनरल ये यूज होता है कि 1 प्लेटलेट इज इक्वल टू 1000। ठीक। अब 10 फील्ड आप चेक कर और ये लें, आप उसमें 40 पे बात कर रहे हैं कि 40 लेंस पे हम देखेंगे या आप 100 पे भी 10 फील्ड चेक कर लें। 10 फील्ड में जितने भी प्लेटलेट आपके आ रहे हैं उसको 1 इज इक्वल टू 1000, जैसे आपका 150 काउंट आ गया तो 1,50,000। तो ये रफ आइडिया, ये कोई बुक वगैरह नहीं है। मैं इसीलिए पूछ रहा था कि ये कोई बुक में नहीं है, लेकिन आइडिया हो जाता है कि आइडिया हो जाता है। जैसे कि हम हीमोग्लोबिन मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं, जो 3 का रूल है। तो वो उसमें भी ये है ना कि आपके अगर सिस्मेक्स पे या किसी भी 3 पार्ट एनालाइजर पे या 5 पार्ट एनालाइजर पे कंट्रोल नहीं चल रहे हैं, तो उसमें आपको अपना कंट्रोल देखने के लिए ये चलता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मतलब आपका ये है कि हम पूरा जो है वो मशीन पे रिलाई नहीं कर सकते, मशीन को फिर भी इंसान की ज़रूरत रहती है, और उसको कंफर्म करने के लिए आपने स्लाइड जो है वो, मेरे ख्याल में लैब में ऑटोमेशन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके सामने एक एक्सपर्ट बंदा, टेक्नोलॉजिस्ट या टेक्नीशियन जो एक्सपर्ट हो वो होना चाहिए। क्योंकि मशीन कभी भी किसी वक्त भी ऐसे एरर दे सकता है जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा। जैसे पिछले दिनों मेरे पास एक केस आया, बच्चा था और उसका बिलिरुबिन बहुत हाई था। जब मैंने 3 पार्ट एनालाइजर पे रन किया तो उसने WBC काउंट 2,50,000 दिए। जब मैंने स्लाइड पे देखा तो वो 6,000 प्लेट वो WBC, तो वो ल्यूकीमिया की तरफ जा रहा था और इधर जो उसके नॉर्मल WBC काउंट था। तो इसी तरह मशीन एरर देते हैं उसके लिए। और ये जरूरी नहीं है कि मतलब आपके 10 सैंपल ठीक गए, हो सकता है 11 सैंपल आपका इस तरह आ जाए। ये पूरे मेरे लाइफ एक्सपीरियंस में ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये हुआ। फर्स्ट टाइम हुआ, लेकिन आपने पकड़ लिया 15-16 ईयर तकरीबन। उसके बाद ये मेरे पास फर्स्ट केस आया था, और उसके बाद फिर मल्टीपल 2-3 उसी मशीन पे आए, क्योंकि उसको बिलिरुबिन ज्यादा था। बिलिरुबिन जब भी ज्यादा होता है वो ज्यादा। ठीक, अच्छा चलिए, मशीन की बातें हो रही है तो हम थोड़ा सा और लेंथी कर दें अपने इस इंटरव्यू सेशन को। एक्सपर्ट सेशन है बेसिकली ये। अच्छा, तो